नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसको हम शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा शास्त्र है क्या, उसके क्षेत्र क्या हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम किन किन चीज़ों का उसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, इसी बात की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं शिक्षा शास्त्र। इससे पहले हम अर्थ और परिभाषा की चर्चा कर चुके थे। अब हम करते हैं शिक्षा शास्त्र की चर्चा। तो एक परिभाषा के साथ से ही शिक्षा शास्त्र की चर्चा करते हैं। शिक्षा शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है, शिक्षा शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप, शिक्षा शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप, उसके विभिन्न अंगों तथा समस्याओं का, फिर से एक बार पुनः सुनते हैं कि शिक्षा शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप, उसके विभिन्न अंगों तथा समस्याओं का दार्शनिक, समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से अध्ययन किया जाता है, वही शिक्षा शास्त्र है। ठीक, तो शिक्षा शास्त्र के बाद हम बात करते हैं कि शिक्षा शास्त्र के अध्ययन का विषय क्षेत्र क्या है। विषय क्षेत्र क्या है? तो सबसे पहले शिक्षा दर्शन, जिसको एजुकेशनल फिलॉसफी कहते हैं, शैक्षिक समाजशास्त्र, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा का इतिहास व शिक्षक, तुलनात्मक शिक्षा, शैक्षिक समस्याएं, शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन और शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसके अध्ययन व विषय क्षेत्र के अंतर्गत ये प्रमुख चीजें आती हैं। विशिष्ट क्षेत्र कौन से होते हैं? हम बात कर लेते हैं बाल विकास की शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रशासन एवं प्रबंधन, शैक्षिक व्यावसायिक परामर्श एवं निर्देशन, शिक्षा में सांख्यिकी, शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, विशिष्ट शिक्षा, ये और अन्य बहुत सारे, अध्यापक शिक्षा, शिक्षा का अर्थशास्त्र, ये जनसंख्या शिक्षा, ये बहुत सारे विशिष्ट क्षेत्र इसके अंतर्गत, विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत ये विभिन्न क्षेत्र आ जाते हैं। इनके बारे में संक्षिप्त से हम चर्चा भी कर लेते हैं। शिक्षा दर्शन की बात करते हैं। शिक्षा दर्शन क्या है? जब हम शिक्षा की समस्याओं के लिए दार्शनिक विचारों का उपयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के दार्शनिक संगठनों, संप्रदायों और दर्शन शास्त्रियों के विचारों का शिक्षा में उपयोग करते हैं, उनके शैक्षिक दृष्टिकोण से उसको हम देखते हैं और उन दार्शनिक विचारों से शिक्षा की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई, तो उस चीज को शिक्षा दर्शन कहते हैं। ठीक, फिर शैक्षिक समाजशास्त्र, शैक्षिक समाजशास्त्र भी दो विषयों को मिलकर बना है, शिक्षा शास्त्र और समाजशास्त्र को मिलाकर बना है। शैक्षिक समाजशास्त्र में समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा की समस्याओं को, शिक्षा की और भी जो भी कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण, समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण से शिक्षा का जब हम अध्ययन करते हैं तो शैक्षिक समाजशास्त्र, इसमें शिक्षा और परिवार, शिक्षा और समाज, शिक्षा और विद्यालय, शिक्षा और लोकतंत्र, विभिन्न मुद्दों पर इस पर चर्चा की गई है शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत, जिसके जनक जॉर्ज पाइन, उनको पाइने भी कहते हैं, फिर शिक्षा मनोविज्ञान
जब मनोविज्ञान के सिद्धांतों और नियमों का शिक्षा की समस्याओं के समाधान में उपयोग होने लगे, उसको शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। तो इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के समस्याओं को, शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। इसमें बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर जो हैं आपके, जैसे आप कह सकते हो वंशानुक्रम और वातावरण, इसका अध्ययन करते हैं। अभिवृद्धि और विकास का अध्ययन करते हैं, अधिगम का अध्ययन करते हैं, बुद्धि का अध्ययन करते हैं, सृजनात्मकता का अध्ययन करते हैं, व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई चीजों का अध्ययन करते हैं। फिर शिक्षा का इतिहास एवं विकास शिक्षा शास्त्र के विषय अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें हम वैदिक कालीन शिक्षा, जो हमारी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व वाली शिक्षा प्रणाली थी, वहां से लेकर फिर वर्तमान समय तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक का हम अध्ययन कर लेते हैं। इसमें प्राचीन भारतीय शिक्षा, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा और आधुनिक भारतीय शिक्षाओं का अध्ययन करते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा में आप हमारी वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणाली आ जाती है। जो वैदिक शिक्षा है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 500 ईसा पूर्व तक चलती है, और जो बौद्धकालीन शिक्षा है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक चलती है। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय शिक्षा आती है। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा जो लगभग 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक अपने चरम पर रहती है, इसका अध्ययन हम करते हैं। फिर उसके बाद हम आधुनिक भारतीय शिक्षा का अध्ययन करते हैं, जो आपके 1700 से लेकर 1947 का 1700 से लेकर आज तक की जो शिक्षा है वो आधुनिक भारतीय शिक्षा में आती है। आधुनिक भारतीय शिक्षा को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग होता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली, जो 1700 से 1857 तक चला, और फिर 1857 से 1947 तक ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन के द्वारा शासित शिक्षा प्रणाली चली। और फिर 1947 से लेकर अभी तक की जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, ये स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत रखी गई है। तो इसमें हम विभिन्न प्रकार के शिक्षा प्रणालियों को, शिक्षा आयोगों को और समितियों का अध्ययन करते हैं। फिर तुलनात्मक शिक्षा इसके अंतर्गत आता है। तुलनात्मक शिक्षा से विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों का पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक और शिक्षक शिक्षा, विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न देशों से अपनी शिक्षा प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उसके अच्छाइयों और कमियों को जानने का प्रयास करते हैं। फिर है शैक्षिक समस्याएं। हमारे यहाँ शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या समस्याएं आती हैं, जैसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, प्राथमिक शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, माध्यमिक शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, उच्च शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, कृषि शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, इन विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई शिक्षाओं की क्या समस्याएं हैं और उनके संभावित समाधान पर भी चर्चा की जाती है। फिर शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की चर्चा की जाती है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए जो शैक्षिक प्रशासन से संबंधित क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं, जो संगठन है उनका अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर अपनी शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। फिर शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र आते हैं। सबसे पहले तो विशिष्ट शिक्षा ही आती है। विशिष्ट शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के बालकों का, जैसे वो प्रतिभाशाली बालक हैं, मंदबुद्धि बालक हैं, सृजनात्मक बालक हैं, पिछड़े बालक हैं, कुसमायोजित बालक हैं, विकलांग बालक हैं, इन विभिन्न प्रकार के श्रेणियों वाले बालकों का अध्ययन हम करते हैं। उनके शैक्षिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, कैसे उनकी शिक्षा व्यवस्था संचालित की जा सके। इसके साथ साथ समावेशी शिक्षा, समावेशी जिसमें सभी प्रकार के विद्यार्थियों को एक मंच देने की, एक साथ शिक्षा देने की चर्चा हो रही है, साथ लेकर चलने की चर्चा हो रही है, उसका अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत बाल विकास का अध्ययन करते हैं,
बाल विकास और शिक्षा का अध्ययन करते हैं, प्रौढ़ शिक्षा का अध्ययन किया जाता है, व्यावसायिक शिक्षा का अध्ययन किया जाता है, तकनीकी शिक्षा का अध्ययन किया जाता है, शिक्षक शिक्षा का अध्ययन किया जाता है, शिक्षा में मापन मूल्यांकन एवं सांख्यिकी का अध्ययन किया जाता है, शिक्षा का अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, शैक्षिक व्यावसायिक परामर्श एवं निर्देशन का अध्ययन किया जाता है और शैक्षिक अनुसंधान का अध्ययन किया जाता है, शिक्षा में मापन का अध्ययन किया जाता है। तो ये विभिन्न और बहुत सारे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। ये शिक्षा शास्त्र के अध्ययन व विषय क्षेत्र के अंतर्गत ये चीजें आ जाती हैं। हम आज संक्षिप्त रूप से ही चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा शास्त्र के या शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो उद्देश्य, शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की आवश्यकता, शिक्षा के ऐसे उद्देश्य जो सभी जगह काम आ सकते हैं, कम से कम वो तो शिक्षा में होने ही चाहिए। जो शिक्षा के निश्चित उद्देश्य हैं उनकी चर्चा हम करते हैं। तो पहला उद्देश्य है औपचारिक शिक्षा का विधान करना। शिक्षा के अभिकरण की जब हम चर्चा करते हैं 3 अभिकरण होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक शिक्षा का प्रावधान करना एक पहला उद्देश्य है शिक्षा का। जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो विद्यालयी शिक्षा है, जो पहले से निश्चित शिक्षा प्रणाली है, उसका प्रावधान करना शिक्षा का एक उद्देश्य है। फिर दूसरा उद्देश्य है पाठचर्या और शिक्षण विधियों का विधान। पाठचर्या और शिक्षण विधियों का विधान, पाठचर्या के बारे में विभिन्न समितियां बनी, विभिन्न तरह से उसमें सुधार हुए, बदलाव हुए। तो पाठचर्या क्या होनी चाहिए और शिक्षण विधियों की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कौन सी शिक्षण विधियां होनी चाहिए, इसका विधान किया जाता है। ठीक, फिर बात करते हैं हम शिक्षा प्रक्रिया का। तीसरा उद्देश्य है शिक्षा प्रक्रिया का सुचारू ढंग से संचालन। जो हमारी कंप्लीट शिक्षा प्रणाली है, जो हमारी संपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, उस प्रक्रिया को कैसे बेहतर से बेहतर ढंग से उसको संचालित किया जा सके। फिर हम बात करते हैं चौथे उद्देश्य में उत्साह में वृद्धि। हम शिक्षा के द्वारा लोगों के उत्साह में वृद्धि करें जिससे वो शिक्षा से अधिक लाभ उठा सकें। और पांचवा उद्देश्य आता है समय तथा शक्ति का सदुपयोग। शिक्षा द्वारा हमारे समय और शक्ति का सदुपयोग किया जाना बहुत आवश्यक है। तो ये शिक्षा के कुछ निश्चित उद्देश्य हैं जो कहीं ना कहीं इसीलिए शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया जाता है। इसके निश्चित उद्देश्यों की बात हम बात करते हैं जब, तो निश्चित उद्देश्यों के बाद हम बात करते हैं तो शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार, शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार, निर्माण के आधार वो कौन से आधार हैं जो शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। पहला है शिक्षा के दार्शनिक आधार। शिक्षा के दार्शनिक आधार, दार्शनिक आधार। ठीक, फिर है सामाजिक आधार। सामाजिक आधार। फिर है राजनैतिक आधार। राजनैतिक आधार। फिर बात करते हैं हम आर्थिक आधार।
फिर बात करते हैं मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार, और फिर हम बात करते हैं वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक आधार ये शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार होते हैं, कि शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार होते हैं। इन्हीं चीजों को रखकर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। हर देश की अपनी एक दार्शनिक विचारधारा होती है, तो शिक्षा के निर्माण करते समय उस दार्शनिक विचारधारा को, हर देश का अपना दर्शन है, उस दार्शनिक, जैसे आप ले लो प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, तो ऐसे हर देश का अपना दर्शन है, और उस देश के शिक्षा प्रणाली और शिक्षा के उद्देश्यों में उस दर्शन का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो एक दार्शनिक आधार भी शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण का आधार होता है। फिर सामाजिक आधार, हर देश में समाज, कई प्रकार के समाज होते हैं, और सभी समाजों का अपना एक आधार होता है। उस सामाजिकता को देखते हुए शिक्षा, जैसे जॉन डीवी ने कहा है, विद्यालय समाज का लघु रूप है। ये शिक्षा व्यवस्था जो होती है वो समाज के लिए ही होती है। तो जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। फिर है शिक्षा के राजनैतिक आधार। कहीं ना कहीं हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक पार्टियां भी कहीं ना कहीं शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में अपनी एक अहम भूमिका निभाती है। फिर है आर्थिक आधार। हम आर्थिक स्थिति, हमारी आर्थिक परिस्थितियां हमारी जैसी होती हैं, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर हम शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। फिर है मनोवैज्ञानिक आधार। धीरे धीरे हम देखते हैं कि आज शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रचलन बढ़ रहा है। गार्जियन जो है, अभिभावक, माता पिता जागरूक हो रहे हैं, अपने बच्चों से कम ये पूछ ले रहे हैं कि तुम करना क्या चाहते हो। तो आज शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण भी उसके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुनिश्चित किए जाते हैं। इस तरह से उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है जो मनोवैज्ञानिक रूप से भी सही हो। और फिर है वैज्ञानिक आधार। कहीं ना कहीं विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है, और जब शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है तो इन परिवर्तनों को देखकर, ध्यान में रखकर, वैज्ञानिकता को ध्यान में रखकर उद्देश्यों का निर्धारण किया जा रहा है। तो ये शिक्षा शास्त्र का परिभाषा, शिक्षा शास्त्र के अध्ययन और विषय क्षेत्र, शिक्षा शास्त्र के उद्देश्य और शिक्षा शास्त्र या शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण के आधार पर हमने एक संक्षिप्त सी चर्चा की। अगले वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक को लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।